Good afternoon. Welcome to EduSat Network. Friend, as you know, this week we have organized a lecture on healthcare, and we will start with the kidney. किडनी के बीमारी, उसका क्या निदान है, कैसे अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारियों को पहचाना जाए और किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए, और ख़ास करके उन लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो इनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी हो चुकी है, वो किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरह से अपने दिनचर्या को जिस आम लोग जिस तरह से करते हैं उसी तरह वो भी आम दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और अपने सभी कामों को कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इससे जुड़ी कई तरह की भ्रांतियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट हैं, अभी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं और इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डीएम की डिग्री हासिल की है और कनाडा से फेलोशिप ऑफ किडनी हाइपरटेंशन पर इन्होंने किया है। सो मैं समझता हूँ कि इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस हम लोगों को किडनी के बीमारियों और उसके निदान को समझने में सहायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू अमरिंदर जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे को बुलाने का। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, किडनी डिजीज़ इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किडनीज इतना वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं अपना टॉपिक किडनीज नो देम एंड प्रोटेक्ट देम रखा है ये टॉपिक, इसलिए कि ये हमारा बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में यही समझते हैं कि हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर किडनी मेरे हिसाब से मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स है, जो कि सारा ब्रंट सहती है, सारी मुश्किलें सहती है और लास्ट में जवाब देती है। फर्स्ट स्लाइड। सो व्हाट आर किडनीज एंड व्हाट डू दे डू? क्या करती हैं किडनीज? हमारे यहाँ शरीर में दो होती हैं, पीछे पड़ी हुई होती हैं, बैक ऑफ द एब्डोमेन में, लगभग 11-11 सेंटीमीटर की होती हैं और 150 ग्राम इनका वज़न होता है। और शरीर का तकरीबन 20 से 25% ब्लड ये जो हार्ट हमारे को पंप करता है ये किडनीज़ को मिलता है। तो यानी कि 7 से 8 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा फ़िल्टर होता है। ये इस तरह से आप किडनीज़ का डायग्राम देख सकते हैं। दो किडनीज़ हैं, ये कट व्यू ओपन है, एक ये बैक पार्ट है। किडनीज़ में से यूरेटर्स निकलते हैं और दोनों यूरेटर जाके पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में जाके मिलते हैं। वहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है और वो यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकलता है। ये डायग्राम आपको स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी दिखाता है, जो कि डिटेल्ड एनाटॉमिकल डायग्राम है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें भी अंदर का कट सेक्शन दिखता है। इसमें पता चलता है किडनी के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी नॉलेज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पर आप लोगों के लिए जस्ट आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किडनीज़ में इतनी सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट अ सिंपल ऑर्गन। हमारी हर किडनी में लगभग 1.25 मिलियन टाइनी फ़िल्टर्स होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। वो ब्लड फ़िल्टर करते हैं और साथ में जो भी हमारे शरीर को पानी एवं नमक की आवश्यकता होती है वो फ़िल्टर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सारी फ़िल्ट्रेशन एक ग्लोमेरुलस नाम के स्ट्रक्चर के थ्रू होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लड ऊपर से आता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस के बाद ये फ़िल्टर होके सारा किडनी के रास्ते चलता है और यूरिन के फॉर्म में लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू चला जाता है। सो एक ब्लड है जो हमारी बॉडी में है, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट पार्टिकल्स हैं, गंदे पदार्थ हैं, और आगे एक किडनी है हमारी एक तरफ और दूसरी तरफ किडनी, जो कि फ़िल्टर कर रही है। और जो टॉक्सिन्स हैं उनको हरे रंग में आप देख सकते हैं, टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। जो प्यूरिफाइड साफ़ सुथरा ब्लड है वो हमारी बॉडी में वापस कर देते हैं। इसको अगर आसान तरीके से समझें तो एक चाय की केटली है जिसमें ब्लड है जो कि सारे शरीर के टॉक्सिन्स को लेके चल रहा है। आगे किडनी है जो कि फ़िल्टर का काम कर रही है। उसमें से जैसे पत्ती बाहर रह जाती है, ऐसी प्रोटीन आपका रुक जाता है शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और जो यूरिन में आपका नमक है, जो वेस्ट टॉक्सिन्स हैं, यूरिया क्रेटिनिन है, वो सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट किडनीज आर वेरी इफेक्टिव फिल्टर्स। दे टेक आउट वेस्ट पार्टिकल्स, दे टेक आउट ऑल द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और अगर हमारी किडनी काम करना रुक जाए तो शरीर के अंदर ये वेस्ट
पार्टिकल्स, वेस्ट पदार्थ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और ये वेस्ट पार्टिकल्स जो कॉमन है, हम यूरिया के फॉर्म में नाप सकते हैं, क्रेटिनिन के फॉर्म में नाप सकते हैं, यूरिक एसिड है एक। सो ये सारे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और क्या किडनी काम करती है शरीर के लिए? जैसे नमक इम्पॉर्टेंट है, नमक का एक कंपोनेंट सोडियम होता है, नमक का एक कंपोनेंट क्लोराइड होता है, नमक में एक पोटेशियम भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारी शरीर के लिए, सारे सेल्स की एक्टिविटी के लिए सोडियम, पोटेशियम ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनका बैलेंस मेंटेन करती है किडनी। बॉडी में अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें सोडियम की, पोटेशियम की, तो वो ब्लड और यूरिन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं और एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा होता है किडनी में। वेरियस एक्सचेंजर्स होते हैं, उसमें से सोडियम एक डायरेक्शन में जाता है, पोटेशियम दूसरी डायरेक्शन में जाता है और अल्टीमेटली जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारे फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शन किडनी का ये भी है कि ये वेस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ एक वाटर लेवल मेंटेन करता है। शरीर में कितना पानी है, अब जैसे अब गर्मियों का सीज़न आ जाएगा तो ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए कि प्रॉपर मात्रा पानी की लें। अगर किडनी फंक्शंस अच्छे हैं तो वो पानी जो आप ले रहे हैं वो फ्लश आउट होता रहेगा और उसके साथ साथ आपके जो जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं, यूरिया, क्रेटिनिन और अदर टॉक्सिन्स, वो भी सारे निकलते रहेंगे। सो वी कैन से दैट किडनीज हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड लेवल्स। एक्सेस फ्लूइड बॉडी में अगर कोई पी लेता है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। पर अगर शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो किडनीज का रोल आता है। किडनीज मेहनत करती हैं, एक्स्ट्रा काम करती हैं और शरीर का पानी रीअब्सॉर्ब करती हैं। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आने लगता है और शरीर में पानी की मात्रा नॉर्मल की तरफ दोबारा जाने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स। आप जानते हैं कि बोन्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर आदमी सोचता है बोन्स अपना कैल्शियम की गोली खा लो, फास्फोरस की गोली खा लो, पर वो ठीक है, पर एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि हमारे बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कैल्शियम लेवल्स हैं, फास्फोरस लेवल्स हैं, विटामिन डी लेवल्स हैं, इन सब की मेंटेनेंस के लिए किडनी का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी। आपके अगर जितना भी आप कैल्शियम, फास्फोरस लेते हैं, ये अल्टीमेटली सारा इंटेस्टाइन्स और आंतों के ज़रिए तो एब्जॉर्ब होता ही है, पर साथ में किडनीज़ पे भी इम्पॉर्टेंट रोल है, वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अगर किडनीज़ वीक हो जाती हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, फास्फोरस लेवल बढ़ जाता है, बोन्स में से कैल्शियम फास्फोरस टूट के निकलने लगता है। तो ये किडनीज़ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे यहाँ कैल्शियम फास्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करना। ब्लड प्रोडक्शन, आप देखेंगे कि किडनी जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जो लॉन्ग टर्म किडनी पेशेंट्स हैं, जो किडनी फेलियर में हैं, वो वीक दिखने लगते हैं। उनकी बोन्स तो वीक होने ही लगती हैं, पर साथ में हीमोग्लोबिन भी उनका कम होने लगता है। तो किडनीज़ का एक इम्पॉर्टेंट काम है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की प्रोडक्शन या ब्लड की मात्रा को बढ़ाना। और किडनीज़ इस काम को एक हार्मोन के ज़रिए करती है जिसको हम इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं। ये हार्मोन हमारी किडनीज़ नेचुरली सिक्रीट करती हैं। किडनीज़ के अलावा ये हार्मोन शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकलता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन ये हमारा किडनीज़ में से निकलता है। सो अगर किसी पेशेंट की किडनीज़ कमज़ोर है तो आपका ये हार्मोन निकलना कम हो जाता है और उस सिचुएशन में पेशेंट को अनीमिया डेवलप हो जाता है। ये हार्मोन इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर ये हार्मोन अच्छी मात्रा में निकलेगा तो आपके शरीर में इनफ ऑक्सीजन रहेगी। वो ऑक्सीजन आपको हार्ट में, ब्रेन में, आपकी सारी एक्टिविटीज़ करने में आपको एक चुस्ती और तंदुरुस्ती जैसी फीलिंग देगी। पर अगर ये हार्मोन कम हो जाता है किडनी डिजीज़ में तो आप वीक फील करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगती है, सांस फूलने लगता है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये किडनी का हीमोग्लोबिन बनाना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सब लोगों का यही पूछना होता है कि क्या हमारी किडनीज़ ठीक हैं, क्या हमारे पास दोनों किडनीज़ हेल्दीली फंक्शन कर रही हैं। तो इसके लिए हमारे को कुछ टेस्ट करने आवश्यक हैं। अगर किसी को कभी कोई स्क्रीन करना है कि कैसे किडनी फंक्शंस
उसको चेक करना है तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम क्रेटिनिन बोलते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारे टेस्ट हमारे ब्लड के अंदर करे जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टेस्ट बताता है कि आपकी जो किडनी के अंदर फिल्टर लगे हुए हैं उनकी क्या क्षमता है, उसमें कितनी ताकत है, कैसे वो फ़िल्टर आउट कर रही हैं वो किडनीज़। तीसरा टेस्ट जो सिंपल टेस्ट है जो कि आप किसी भी लैब में कर सकते हैं वो यूरिन टेस्ट है फॉर प्रोटीन, यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, यूरिन फॉर शुगर। कहीं आपकी किडनीज़ में से एल्ब्यूमिन, शुगर तो नहीं निकल रहा, तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। एक चौथा टेस्ट और होता है जो कि हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें हम किडनी की दोनों की, हमारे पास 2 किडनीज़ हैं या एक किडनी है, उनकी कैसी शेप है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका साइज़ कैसा है, तो उसका रफ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर किडनी का ओवरऑल फंक्शन जानना इतना कठिन नहीं है। आप 3-4 सिंपल टेस्ट से अपनी किडनीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। किसी भी लैब में जाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट आजकल एक हर छोटी से छोटी लैब में अवेलेबल है। थोड़ा सा 3 ml 3.5 ml ब्लड लिया जाता है, उसमें आपके ब्लड के पैरामीटर पता चल जाते हैं। एक थोड़ा सा यूरिन 3 ml 4 ml यूरिन दिया जाता है, उसके अंदर फ्रेश डिप्सिक से भी उसी टाइम पता लगा सकते हैं, नहीं तो शाम को रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन और शुगर वगैरह पता चल सकता है उसमें। अगर किसी आदमी की क्रेटिनिन 1.1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। 1.1 क्रेटिनिन लैब की रेंजेस में अगर देखा जाए, क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.5 to 1.1 होती है। 1.1 बॉर्डर लाइन है। अगर किसी की 1.1 है तो इसका मतलब है उसकी किडनी का फंक्शन 55% के आसपास रह गया है, 45% किडनी फंक्शन ख़त्म हो चुका है। कभी भी हल्की सी भी क्रेटिनिन बढ़े तो इट्स एन अर्लीस्ट साइन। उस समय आपको जागरूक होना है, उस समय आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। यूरिन प्रोटीन्स कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक डिपस्टिक होती है, उसमें फ्रेश यूरिन आपने दिया 3 ml 4 ml मॉर्निंग का, उसमें डिप करा, उस स्टिक से उसी टाइम पता चल जाएगा प्रोटीन कितना निकल रहा है, 1+, 2+, 4+। एग्जैक्ट मात्रा के लिए 24 घंटे का यूरिन चेक आप कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन कितना निकल रहा है, क्रेटिनिन कितनी निकल रही है। और एक फ्रेश यूरिन टेस्ट आप करके उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें से कोई किडनी में से कोई रेड सेल्स, कोई पस तो नहीं है, कोई कास्ट तो नहीं निकल रहे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा मॉर्निंग सैंपल होता है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल या सेकंड मॉर्निंग सैंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम माइक्रो एल्ब्यूमिन, यानी जो एल्ब्यूमिन से भी पहले की स्टेज है, या डायबिटीज़ में कहते हैं कि वो अर्लियर स्टेज है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं जस्ट एक छोटे से यूरिन टेस्ट द्वारा। अगर किसी की क्रेटिनिन नॉर्मल है और उसके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है या माइक्रो एल्ब्यूमिन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि किडनी फंक्शन अभी 50% से तो ऊपर है, पर पूरी तरह से वो ठीक नहीं है, उसके फिल्टर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। और यही एक टाइम है जब आप किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से उसको उसी टाइम रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं या कई बार रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम किडनी की डिज़ीज़ की स्टेजेस की बात करें, जो कि 5 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में क्रेटिनिन आपकी नॉर्मल है और किडनी का फंक्शन 90% से ज़्यादा है। दूसरी में किडनी का फंक्शन 60 से 90% के बीच में है। इस तरह से किडनी फंक्शन फॉल करता जाता है और जब 15% से नीचे रह जाता है किडनी का फंक्शन, तब हम कहते हैं कि आदमी को अब डायलिसिस की या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो अगर हम अपने पेशेंट को या हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को स्टेज 1 में ही पकड़ लें, तो हम उस आदमी को या उस पेशेंट को स्टेज 5 पे जाने से रोक सकते हैं। और वही एक टाइम होता है जब दवाइयाँ सबसे ज़्यादा एक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट एपिडेमिक है। जैसे हार्ट का कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक एपिडेमिक है, ऐसी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अगर किडनी डिजीज़ को हम बात करें तो उसे हम कई बार कहते हैं एक्यूट किडनी डिजीज़ है, कई बार कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। एक्यूट तो सडनली होता है, कोई इन्फेक्शन हुई, कोई निमोनिया हुआ, शरीर में पानी की कमी हुई, किडनी फंक्शन ख़राब हुए, हो सकता है आदमी को 1 या 2 डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, और पर वो ठीक हो जाता है। 80% पेशेंट्स में ठीक हो जाता है। पर अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है। अगर उसका टाइमली रोकथाम ना करा जाए, टाइमली उसकी दवाइयाँ ना शुरू करी जाएं, तो वो प्रोग्रेस करके किडनी फेलियर की स्टेज तक जा सकता है। और उस स्टेज में फिर डॉक्टर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहती, फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बताना पड़ता है।
पर क्यों ना हम उस डिज़ीज़ को उस स्टेज तक जाने से पहले ही रोक लें, क्यों ना हम ऐसी एफ़र्ट्स करें, इतना रोबस्ट चेकअप करें कि हम अपने पेशेंट्स को उस स्टेज पर जाने से पहले ही उन्हें रोक लें। इम्पॉर्टेंट कॉज क्या हैं इस किडनी डिजीज़ के? डायबिटीज़, 40 से 50% पेशेंट्स जो किडनी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज डायबिटीज़ है। पहले माना जाता था डायबिटीज़ जो है ये यूएसए, यूके, कनाडा की बीमारियां हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, पर अब ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान अब पीछे नहीं है, डायबिटीज़ की वर्ल्ड वाइड कैपिटल बनने वाला है ये। हाइपरटेंशन दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है। किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब है उसकी किडनीज़ में इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है। हाइपरटेंशन हार्ट की बीमारी नहीं है, ये समझना पड़ेगा आदमी को, डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, पब्लिक को ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन हार्ट की बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन का इफ़ेक्ट ज़रूर हार्ट पे आता है, पर इस बीमारी का ओरिजिन किडनीज से होता है। जब तक हम ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक हम किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर में प्रोग्रेस कर जाते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ की बात करें तो इन्फेक्शंस, हार्ट फंक्शन, लिवर डिजीज़, स्टोन्स, पानी में जब सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, जो लोग वो पानी पी रहे हैं, किडनी स्टोन्स कर जाते हैं। कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ हैं कि जन्म से हैं, पेरेंट्स को था तो बच्चों को भी हो गया। वेसल्स में कैल्शियम, फास्फोरस जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हम उसको। तो ये सब कॉजेज़ सारे किडनी डिजीज़ के कॉज हैं। इनफैक्ट शायद ही कोई बीमारी है, इवन कैंसर्स में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, देसी दवाइयाँ, हर्बल मेडिकेशंस, उसमें कई बार हिडन हैवी मेटल्स छुपे होते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, एंड दोज ऑल आर नेफ्रोटॉक्सिक। सो आपको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि कोई भी दवाई, कोई भी पेन किलर, जो आप सोचते हैं ब्रूफेन, दर्द हुआ ब्रूफेन की गोली खा ली, सर में दर्द रहता है लेडीज़ के, वो अपना ब्रूफेन की गोली रेगुलरली खाती रहती हैं और किसी दिन सडनली पता चलता है कि किडनीज़ पर असर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं सारे के सारे, और हर कॉज को स्टेप बाय स्टेप रोका जा सकता है, उनको स्क्रीन करा जा सकता है। जैसे मैंने बताया किडनीज़ के इतने सारे फंक्शन से अगर आदमी को किडनी डिजीज़ हो जाए तो उसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आएंगी। इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है एडिमा यानी सोजिश। सुबह उठेंगे तो चेहरे पे सोजन, पैरों, पूरा दिन अगर काम करेंगे चलेंगे फिरेंगे तो पैरों पे सोजन, फास्फोरस बढ़ जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है शरीर में, अगर यूरिया क्रिएटिनिन शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट्स को भूख लगनी कम हो जाती है, सूखी हबक, उल्टियाँ आने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है। आदमी को समझ में नहीं आता कि शरीर क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। उसने कभी किडनी के टेस्ट नहीं कराए, किसी लैब में गया, किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई कमज़ोर लग रहे हो, हीमोग्लोबिन चेक कराओ। हीमोग्लोबिन चेक कराया तो हीमोग्लोबिन कम है, उसे आयरन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं रुकता। कोई भी टेस्ट आपको आगे तक उसकी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है, कहीं वो किडनी की वजह से तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स यानी मांसपेशियों की और बोन्स के सिम्टम्स, हड्डियों में दर्द, बच्चों की ग्रोथ रुक जानी, हाथ पैर टेढ़े हो जाने, ये सारे किडनी डिजीज़ के अर्ली सिम्टम्स हैं। ब्रेन पे असर आ जाता है, अगर जो हमारे टॉक्सिन जो किडनी यूरिन के थ्रू बाहर फेंक रही है अगर वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएं तो आपके ब्रेन में दौरे पड़ सकते हैं, आपकी बेहोशी की हालत हो सकती है, हाथ पैरों में नमनेस आ सकती है, नसों में दर्द आ सकता है। तो ये सारे किडनी डिजीज़ के फंक्शन हैं। शुगर्स की अल्ट्रेशन हो जाती है। ख़ास बात देखी गई है कि डायबिटिक पेशेंट कई सालों से चल रहा है, 20-25 साल से बिल्कुल ठीक चल रहा है, अचानक वो देखता है कि मेरी शुगर की रिक्वायरमेंट या मेरी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होने लग रही है। कि पहले मैं 20 यूनिट इंसुलिन लेता था, 2 गोली खाता था, मेरी शुगर ठीक रहती थी। डॉक्टर साहब अब पता नहीं इतना बढ़िया हो गया कि मैं 1 गोली शुगर की खाता हूँ और अब इंसुलिन की भी ज़रूरत नहीं, मेरी शुगर ठीक रहने लगी। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, इसमें आपको किडनीज़ के लिए देखना है, क्योंकि इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म किडनीज़ के थ्रू होता है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर होनी शुरू हो गई तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगेगी और आपकी शुगर की गोलियों की रिक्वायरमेंट या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो आपको बाहर से लेनी पड़ती थी वो कम हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हर शुगर के मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि कभी उसकी शुगर ठीक होनी शुरू हो जाए तो खुश ना होए, इसका मतलब है उसकी किडनी पर असर आना शुरू हो गया है।
शरीर पे किडनी की यूरिया क्रिएटिनिन डिपॉजिट होने लगता है। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उस समय शरीर पे खुजली मचने लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर किसी को एक्सेसिव खुजली है या कोई प्रॉब्लम है स्किन की तो उसे इग्नोर ना करें, किडनी फंक्शंस को भी ज़रूर जांच लें। हर आदमी की स्क्रीनिंग करना पॉसिबल नहीं है, पर किन किन आदमियों को हमें स्क्रीन करना चाहिए? जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो, शुगर की बीमारी हो, हार्ट के पेशेंट्स हों, या पैरों पे या मुंह पे सोजिश आती हो, या वो देखें कि पेशाब करते टाइम झाग बनते हैं, यूरिन में एक्सेसिव झाग बन रहे हैं, या पेशाब में खून आ रहा है, या जो लोग देसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, पेन किलर्स ज़्यादा खा रहे हैं, ये सारे पेशेंट्स हाई रिस्क पे हैं किडनी डिजीज़ के लिए। जो पेशेंट स्टोन्स के हैं, जैसे किडनी में स्टोन हो गए या अनीमिया का कॉज पता नहीं चल रहा, आप हीमोग्लोबिन कर रहे हो, टीएलसी, प्लेटलेट, दुनिया जहान के टेस्ट कर लिए, अगर हीमोग्लोबिन फॉल होने का कॉज नहीं पता चल रहा तो किडनी डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। किसी को अगर ल्यूपस है, अगर वो धूप में चलते हैं लेडीज़, उनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या मुंह पे लाली छा जाती है, तो वो पेशेंट्स भी ल्यूपस के होते हैं और उन पेशेंट्स को भी ये रिस्क है कि उनको किडनी की डिजीज़ हो जाए। या कोई पेशेंट, जैसे किसी को किडनी का कैंसर है या उसको चोट लगने पे एक किडनी डैमेज हो गई, तो उसकी चांस है कि उसकी दूसरी किडनी, चाहे वो एक किडनी पूरे बॉडी का काम करती रहेगी, पर रेगुलरली स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि उस किडनी पे भी लोड ज़्यादा पड़ रहा है, उस पर भी कभी असर आ सकता है। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे अभी कि हेल्दी किडनी में आर्टरी से ब्लड जाता है और किडनी फिल्टर करती है और वेन से क्लीन ब्लड वापस चला जाता है। नीचे वाले हिस्से में एक अनहेल्दी ख़राब किडनी है कि जो कि आर्टरी तो एक ब्लड फेंक रही है, ब्लड वेस्ट वाला, पर उसमें जो अनहेल्दी किडनी है या ख़राब किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर रही और वेन में भी गंदा ब्लड वापस जा रहा है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन जाना एक इम्पॉर्टेंट साइन है किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ के शुरू होने का। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये प्रोटीन निकल सकता है, पर से किडनी पेशेंट्स को भी प्रोटीन निकलता है। और डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, अगर किडनी में प्रोटीन निकल रहा है तो उसका कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट के डिजीज़, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इन सब का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी आदमी का अगर यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है तो उसको इवेलुएट करना ज़रूरी है, फर्दर उसको हार्ट की और स्ट्रोक इस तरह की डिजीज़ ना हो। ब्लड प्रेशर के अदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जैसे मोटापा, मोटा होना पुराने ज़माने में हो सकता था कि हेल्दीनेस की निशानी है, पर मोटापा इज़ नॉट अ हेल्दीनेस, मोटापा इज़ अ डिजीज़। कोई अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस में हम सोचते हैं हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर दिया, पर हम स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, और ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और किडनी पे असर करते हैं। नमक का ज़्यादा मात्रा में लेना, सॉल्ट इनटेक, चाहे आप पापड़ के फॉर्म में ले रहे हो या अचार के फॉर्म में या दही या सलाद में ऊपर से डाल रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो लोग नहीं करते उनको रिस्क है ब्लड प्रेशर बढ़ने का और किडनी डिजीज़ आने का। अनडेफिनेटली एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चांसेस हमारी किडनी डिजीज़ की बढ़ती हैं। इस डायग्राम में ब्लड प्रेशर के डिफरेंट स्टेजेस को डिपिक्ट करा गया है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो वो नॉर्मल की अपर लिमिट है। 120/80 साइंटिफिक टर्म्स में प्री हाइपरटेंशन है, और 139/89 यानी 140/90 से नीचे भी है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज है। 140/90 से ऊपर हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। पर अभी रिसेंटली लास्ट 5 इयर्स में इतनी डाटा, इतनी स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने बताया है कि जो पेशेंट्स प्री हाइपरटेंशन में हैं उनको भी उतना ही रिस्क है लकवा मारने का, हार्ट अटैक का, ब्रेन हैमरेज का, किडनी पे भी असर आने का। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी पेशेंट हो, जो भी ह्यूमन बीइंग हो, वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज से नॉर्मल ब्लड प्रेशर की स्टेज में आ जाए। हम उसमें लाइफस्टाइल मेजर्स करें, प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में मॉर्निंग वॉक करें, डाइट पे कंट्रोल करें, तो वो आप ब्लड प्रेशर की स्टेज में जाने से रुक सकते हैं। आप नॉर्मोटेंसिव या नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको, और आप हाइपरटेंशन की स्टेज से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी डायग्राम में भी यही दिखाया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहें,
साल में एक बार, और अगर ज़्यादा है तो रेगुलरली दवाइयाँ लें। अगर बढ़ता है तो और दवाइयाँ ऐड करें। ऐसा नहीं है कि एक दवाई ली तो आपने ब्लड प्रेशर की बीमारी को हटा दिया। किसी आदमी को एक दवाई पे कंट्रोल होता है, किसी को 3 दवाइयों पे, किसी को 4 दवाइयों पे, और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो कई बार दवाइयों को रोटेट भी करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइफस्टाइल और एक कॉम्पोजिट अप्रोच लें ब्लड प्रेशर के लिए। सो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इम्पॉर्टेंट, अगर हमारा वेट ज़्यादा है उसको लूज़ करें, एक्सरसाइज करें, स्लोली एक्सरसाइज करना शुरू करें। किसी को कहना कि जॉगिंग शुरू कर दो या फास्ट रनिंग शुरू कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल एंड फिजिबल। तो स्टार्ट विथ रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप योर एक्सरसाइज। सॉल्ट इंटेक जैसे मैंने बताया, आप अपना कम करें। सोडियम होता है सॉल्ट में, उसको कम से कम लें। पर ऐसा नहीं है कि लो सोडियम सॉल्ट को कन्वर्ट करके कुछ लोग लोना सॉल्ट पे आ जाते हैं या कुछ फैंसी सॉल्ट्स मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं है। नॉर्मल सॉल्ट जो मार्केट में आयोडाइज सॉल्ट मिलता है वही लेना है, पर उसकी कम मात्रा में। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, शराब एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो उसको छोड़ दें, और रिलैक्सेशन, योगा या वो चीज़ें जो स्ट्रेस को कम करती हैं उसके ऊपर ध्यान दें। 30 मिनट्स अ डे अगर कोई जॉगिंग कर रहा है तो ये बहुत है, मोर देन इनफ। या ब्रिस्क वॉकिंग कोई 1 घंटा कर लेता है तो ये इनफ है एक दिन के लिए। ऐसे ही डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर किडनी पे इफेक्ट कर रहा है, ऐसी डायबिटीज़ करता है। किडनी की ब्लड वेसल्स को और पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को दीमक की तरह से खा जाता है, और ब्लड वेसल्स प्रोटीन लूज़ करने लगती हैं, किडनी के फ़िल्टर वीक हो जाते हैं और वो किडनी फेलियर की स्टेज में चली जाती हैं। सो अगर डायबिटीज़ है तो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलरली मिलें। जो गाइडलाइंस हैं शुगर कंट्रोल के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दवाइयाँ नियमित रूप से, डायबिटीज़ के प्रिंसिपल 2 ही हैं, नियम और संयम। अगर आप ये 2 चीज़ों का रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में ला रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी में रिलीफ मिलेगा, और आपकी किडनी डिजीज़ या किडनी पे असर आने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज बॉटम लाइन है, वो चाहे हाइपरटेंसिव हो पेशेंट, चाहे डायबिटीज़ हो। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उस हिसाब से हमारी किडनीज़ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे कि आप 20 साल के आदमी की किडनी को आप एक 80 साल के आदमी की किडनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फ़िल्टर्स जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, उनमें फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो दवाइयाँ एक 20 साल का या 30 साल का नॉर्मल यंग आदमी ले सकता है, उन दवाइयों की मात्रा को भी हमें कम करना पड़ जाता है एल्डरली आदमी में। सो एल्डरली आदमी की किडनीज ज़्यादा रिस्क में है डायबिटीज़ के, शुगर के, पेन किलर्स के, और हमें ध्यान रखना है ख़ास तौर से एल्डरली लोगों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि किडनी फंक्शन जैसे जैसे एज बढ़ती है, नॉर्मली आपका 35-40 साल की उम्र पे अगर आपका किडनी फंक्शन 100% है, तो एज के बढ़ने से आपका किडनी फंक्शन फॉल करने लगता है, और बाय द टाइम आप 100 साल के होते हैं तो आपका किडनी फंक्शन नॉर्मली भी 50% रह जाता है। बट दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, इट्स नॉट अ डिसीज़। अगर आपका किडनी फेलियर प्रोग्रेस कर जाए और किडनी फंक्शन 15% से नीचे रह जाए तो आदमी को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत करती है। तो 2 प्रकार के डायलिसिस हैं हमारे पास, हीमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में ब्लड फ्लो डायलाइज़र मशीन में जाता है, उसमें डायलिसिस सॉल्यूशन आ रहा होता है, फ़िल्टर करता है, टॉक्सिन सारे बाहर फेंक देता है, वो वेस्ट पाइप में चले जाते हैं टॉक्सिन्स, और प्यूरिफाइड ब्लड पेशेंट को वापस मिल जाता है। तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया हफ्ते में 3 बार करनी पड़ती है और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब डायलिसिस पे आ गए हैं, अब 6 महीने के मेहमान या 15 दिन के, कोई बोलता है 15 दिन, कोई 6 महीने, कोई हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायलिसिस पे आदमी 20 से 40 साल तक अच्छी क्वालिटी के डायलिसिस पे, नियमित रूप के डायलिसिस पे और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविज़न पे आदमी जी सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस यानी पेट वाला डायलिसिस, जिसके लिए आदमी को हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ता, पेट में पाइप फिट कर देते हैं, हॉस्पिटल में बस शुरू में एडमिट करके उसको ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे करना है, और पेशेंट या पेशेंट का रिश्तेदार, अगर पेशेंट खुद फिट है तो वो घर पे कर लेता है, अगर पेशेंट का रिश्तेदार है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है।
दिन में 2 बार 3 बार बैग्स बदलने होते हैं। ये साइकिलर्स आते हैं जो रात में लगा के सो गए, और अपना घर पे करते रहें। हर महीने या 2 महीने में अपने डॉक्टर के पास आके, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आके अपनी यूरिया, क्रेटिनिन और बाकी जांचें जो नेफ्रोलॉजिस्ट बताए वो कराते रहें, और अपना घर पे डायलिसिस करते रहें। अपने ऑफिस जाएं, नॉर्मल खाना पीना खाएं। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। इस डायग्राम में भी वही दिखा रहे हैं कि आपका डायलिसिस सॉल्यूशन पेट में जा रहा है, पेट में रहता है वो 8 घंटे के लिए, और पेट में हमारी जो नेचुरल मेम्ब्रेन है या डायलाइज़र कह लीजिए आप, नॉर्मल बॉडी ने डायलाइज़र जो दिया हुआ है पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, वो अपना फ़िल्टर करती है और टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देती है। और अगर किसी आदमी के पास ट्रांसप्लांट की सुविधा है, अगर उसकी फैमिली में डोनर है, तो उसको ट्रांसप्लांट एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आप एक ट्रांसप्लांट में जो पेशेंट की अपनी नॉर्मल या एबनॉर्मल दोनों किडनियां, जो ख़राब किडनियां हैं वो पड़ी हुई होती हैं, और उनके ऊपर एक बाहर ट्रांसप्लांटेड किडनी ऊपर लगा दी जाती है। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है, पर इसकी देखभाल, पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रिकॉशंस वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सो अगर हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है किडनी फेलियर के लिए। सर्वाइवल बढ़ जाता है। मैचिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग, और भी बहुत प्रकार के टेस्ट हैं जो मैचिंग करनी पड़ती है पेशेंट के लिए और डोनर के लिए, वो आपस में मैच होना चाहिए। ये तो लाइव डोनर के लिए है, पर कई बार जैसे एम्स में और भी जगह कई सेंटर्स में शुरू हो गया है अब कैडावरिक ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम, कि उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं, और जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और वो उसकी फैमिली वाले उसकी किडनी डोनेट कराना चाहते हैं तो वो किडनी भी मिल सकती है। पर इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिससे उसको रिजेक्शन ना हो, और विद टाइम ट्रांसप्लांट की किडनी भी कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होती है। तो ये बॉटम लाइन आदमी को पता होना चाहिए कि वो किडनी कभी ना कभी ख़त्म होएगी, पर वो 2 साल में ख़त्म हो या 20 साल में ख़त्म हो या 25 साल चले, ये कोई भी ट्रांसप्लांट के टाइम नहीं बता सकता। ये पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी, अपना वो कैसे ध्यान रखता है, क्या क्या इन्फेक्शंस होती हैं, उन सब पे सारा इम्पोर्ट रहता है। सो अपनी किडनीज़ के हर आदमी को केयर करनी चाहिए, वज़न कम करना है, एक्सरसाइज करनी है। स्मोकर हो तो स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहलिक हो तो अल्कोहल कम कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो नमक का इंटेक। ब्लड प्रेशर, शुगर है तो अपने डॉक्टर को दिखा के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग करो कि क्या वो कॉज है कि जो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हुआ। कि ब्लड प्रेशर हुआ कहीं वो किडनी की वजह से तो नहीं है, आप ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और आपका डायग्नोसिस नहीं बन रहा कि मैं बस ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। तो ब्लड प्रेशर एक सिम्टम ही रह गया है आज की डेट में, पर अंडरलाइंग जो किडनी में प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, सो एनीबडी हिज इंटरेस्ट इज मोस्ट वेलकम टू आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। ओके, जैसा कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर का किडनी एक कारण हो सकता है, ब्लड प्रेशर अपने आप में एक डिजीज नहीं है, तो किडनी में कौन सी योग गतिविधियाँ हैं जो इससे लोग शुरू में पहचाने कि नहीं ये किडनी के कारण ही है? कोई सामान्य लक्षण भी सामने हो सकते हैं? देखो, जब ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ना शुरू हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर में दर्द रहना, या आँखों के आगे अंधेरा जाना, या सांस फूलने लगना, या कई बार पैरों में सोजश आ जाने। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी के भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर किसी भी आदमी को ब्लड प्रेशर है तो उसको हार्ट की जो ईसीजी द्वारा जांच वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उसके अलावा यूरिन टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन जो किडनी के टेस्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दिल्ली से कॉलर हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बीपी, ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से बढ़ सकता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये किडनी की वजह से बढ़ा है या किसी और वजह से बढ़ा है? क्या इसका कोई टेस्ट है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि यूरिन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो बोलते हैं, या एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, एक सिंपल स्पॉट यूरिन जमा करना है, 3 ml यूरिन, फ्रेश यूरिन, उसमें आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सीरम क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन जो कि ब्लड में चेक होते हैं, आप सुबह दीजिए, 4 घंटे में इसकी रिपोर्ट मिल सकती है। तो ये सिर्फ
ओपीडी बेसिस के टेस्ट हैं, इसके लिए किसी आदमी को दाखिल होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 टेस्ट कराने, एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट, उससे आपको पता चल सकता है कि किडनी की क्या सिचुएशन है। और ये ब्लड प्रेशर कहीं किडनी की वजह से तो नहीं है। तो कितने दिनों पर करवाना चाहिए क्रिएटिन एंड यूरिन टेस्ट? अगर किसी आदमी के बेसलाइन, एक बार तो जब आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता चले तो एक बार शुगर, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, आँखों की जांच, हार्ट की जांच, ये सारे बेसलाइन टेस्ट एक बार कराने ज़रूरी हैं। अगर ये बेसलाइन टेस्ट नॉर्मल हैं और उसका बीपी कंट्रोल अच्छा है तो ये टेस्ट 6 महीने से साल में रिपीट ज़रूर होने चाहिए। एक बार आपने करा के ये नहीं मानना चाहिए कि अब हम निश्चिंत हो गए। आज ब्लड प्रेशर हो रहा है और आपका कंट्रोल में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी कंट्रोल में रहे। पुणे से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछिए। सर मैं एक्चुअल में ये फोर्टविन फेनार्जम लेता था, 5 साल मैंने लिया है और अभी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। मैंने छोड़ दिया उसको ड्रॉप करके, मेरे को करीब 15 महीने हो गए। तो लेकिन अभी मेरे हाथ में और पैर में स्वेलिंग आ रही है, वो तभी से आती थी और उसमें इंजरी भी ज्यादा है। मैंने सारे टेस्ट कराए हैं पुणे में, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन सारे टेस्ट ओके हैं, लेकिन स्वेलिंग नहीं जा रही है। तो प्लीज इसके लिए कुछ आप मेरे को बताइए। और मैं अभी दिल्ली भी आने वाला हूँ, एक्चुअली मैं प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पुणे में रहता हूँ अभी। देखो, स्वेलिंग के किडनी के अलावा और भी बहुत कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर आपके किडनी के फंक्शन नॉर्मल है, किडनी में से प्रोटीन नहीं निकल रहा, तो चांसेस कम है कि ये किडनी की वजह से है। फोर्टविन फिनार्गन जिन इंजेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, ये यूजुअली किडनीज़ को नुकसान नहीं देते हैं। पर अगर किडनी में जो आपके पैरों में और हाथों में स्वेलिंग आ रही है, ये किसी और वजह से हो सकती है। अगर आपके किडनी के फंक्शंस, किडनी के यूरिन के टेस्ट, ब्लड के टेस्ट नॉर्मल हैं, तो जो भी आपके फिजिशियन हैं वो इसके बारे में आपको बेस्ट जानकारी दे सकते हैं कि वो कुछ और टेस्ट करना चाहेंगे या कोई लोकल इंजरी या ट्रॉमा तो नहीं है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। तो आप किडनी के टेस्ट करके आप देख सकते हैं। उन्हें रूल आउट करने के बाद आप अपने फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। किडनी के आजकल जनरल टेस्ट KFT के नाम से जाना जाता है, KFT वो करवा, उसमें तो सारे चीज़ आ जाते हैं, यूरिन, क्रिएटिनिन या KFT में आपका या किडनी फंक्शन टेस्ट, कुछ लोग KFT बोलते हैं, कुछ लोग रीनल प्रोफाइल बोलते हैं, कुछ लैब्स RFT या रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसमें हीमोग्लोबिन, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन टेस्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्ब्यूमिन, इंपॉर्टेंट टेस्ट सारे, एंड यूरिन एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट टेस्ट आ जाते हैं। तो ये पूरा चर्चा करेंगे। एक राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। हाँ साहब, हमारे बच्चे को आके अहमदाबाद करवाया, इनका वाल था। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप। हाँ, तो उसका ऑपरेशन के लिए मना कर इधर जाने लगे दिल्ली में से। ये बहुत देर हो गई, क्या होगा? सॉरी, कुडंट गेट। आपका सवाल, आप कृपया टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें, अब फिर सवाल पूछिए। तो क्या करना चाहिए? हेलो जी, पूछिए। हाँ, मैं रही हूँ कि मेरा बच्चा उसको अहमदाबाद चेक किया और डॉक्टर साहब चेक कर दिया और उसको उल्टे के हो गए, वाल के इधर से जाने लगा। तो इसके आपकी आवाज कट रही है, फिर से आप सवाल पूछिए। ये बच्चा सूझ जाता है। ठीक है, आगे बोलिए। बच्चा स्कूल जाता है या इनके बच्चे को क्या करना चाहिए? आपकी क्या लगते हैं? आपका बच्चा दिखवा दीजिए। वॉइस क्लियर नहीं है, पर आपकी आवाज साफ नहीं आ मेकआउट की रही कोई है। बच्चों की प्रॉब्लम है और उसमें सोजन है बच्चों को। इज दैट राइट? क्या ये ठीक है? फिर से करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अगर बच्चों में इस तरह के उनका पैर फूलना या सूजन, चेहरे पर सूजन जो आपने बताया, तो वो क्या किस चीज़ का साइन है? क्या वो भी किडनी का साइन है कि किसी और वो कारण? भी किडनी की बीमारी का साइन है और उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, वो जिससे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एक कर्नाटका से दर्शक हैं जी, उनका पहले हम लोग सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए।
हेलो जी सवाल पूछिए। सर, आई एम हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड पार्डन? एंड आई एम हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड ओके। Okay. नाउ आई एम हैविंग पेन इन किडनी एंड हाई ब्लड प्रेशर आल्सो। So look व्हाट at इज द रेमेडी फॉर? सो किडनी इज़ अ पेनलेस स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है। किडनी का जो कैप्सूल है बस उसी की स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होता है, अदरवाइज किडनी इज़ अ पेनलेस स्ट्रक्चर। अगर उस एरिया में पेन है तो उसके लिए कोई और कॉज होगा, वो आप अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या एक गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको अपने रेगुलर रूप से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, और अगर कोलेस्ट्रॉल माइल्डली ज़्यादा है तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, चिकनाई कम, एक्सरसाइज, फ्रेश फ्रूट्स इन द डाइट, लेस ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, ये सब लेना पड़ेगा। और साथ में आपको अपने ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, और साथ में आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट या KFT या रीनल इवैल्यूएशन कराना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, बच्चों की किडनी डिजीज के बारे बच्चों में इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो स्वेलिंग आती है वो यूजुअली एक डिजीज़ होती है किडनी की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उस वजह से होता है, और उसके डिफरेंट प्रकार के कॉजेज़ होते हैं। अगर बच्चा 2 साल से 6 साल का है तो उसकी हम दवाइयों से ही रेमेडी कर पाते हैं, और अगर 1 साल से छोटा है या 9-10 साल से बड़ा है, चाहे वो बच्चा हो 9-10 साल से या अडल्ट ही हो, अगर उसको सूजन आ रही है और उसकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है और वो किडनी में प्रोटीन लूज़ कर रहा है और उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, तो उसमें हम एक जांच करते हैं जिसे किडनी बायोप्सी बोलते हैं। वहाँ किडनीज़ के एरिया में सुन करने की दवाई लगाते हैं, एक छोटा सा पीस लेते हैं और उसकी जांच करके उसमें डिजीज़ देखते हैं, देन वी ट्रीट अकॉर्डिंगली। अच्छा, जो सूजन की समस्या है जनरली नीचे, पैरों के नीचे और चेहरे पे, क्या और कहीं दूसरी जगह होती है? ये 2 एरियाज मोस्ट कॉमन है। लेट जब आप सुबह उठते हैं तो आपके चेहरे के अराउंड होती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट पार्ट है, और आप जब पूरा दिन भर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि पैर लटका के बैठे हैं तो पैरों पे आ जाती है। तो सूजन इज़ जस्ट वाटर, वाटर फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रेविटी। तो जहाँ पर भी इस लूज स्पेस मिलता है, आइज़ के अराउंड एक लूज टिश्यू का एरिया है और पैरों में लूज टिश्यू का एरिया, तो इन 2 जगह आपको सूजन ज़्यादा मिलती है। लोगों का जैसे मानना है कि नहीं, हम ज़्यादा समय तक बैठे रहें इसके कारण हो गया, लोग इसको देख कर नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं ये कुछ बीमारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आप ज़्यादा समय तक एक पोजीशन में बैठे हुए थे इसलिए ऐसा हो गया, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? एल्डरली में ये हो सकता है, पर इसको नज़रअंदाज नहीं करना इस पर हम चाहिए। चर्चा करेंगे। एक बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। उनसे संपर्क टूट गया है जी। ओके, तो एल्डरली में कई बार ऐसा हो सकता है कि पैर लटका के बैठे हैं तो आपको स्वेलिंग आ रही है, पर अगर ये परसिस्टेंट है, पूरे दिन है और बढ़ रही है विद टाइम, तो इसको इग्नोर करना गलत बात है। किडनी या थायराइड या और भी इस प्रकार की कोई बीमारी जरूर हो सकती है, उसके लिए आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी आवश्यक है। अच्छा, मुख्य तौर पर किडनी और थायराइड, ये दोनों टेस्ट करवा लेना स्वेलिंग के चाहिए। लिए इम्पोर्टेंट, ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। पर आपने कहा परसिस्टेंट, इट मीन्स हमेशा सुबह से लेकर शाम तक रहे? सुबह से शाम तक रह रही है और आप सो रहे हैं तब भी है। भाई थोड़ा बहुत लेटने पे पैरों की स्वेलिंग आँख की तरफ चली गई, कि सुबह उठे तो आँख पे है, शाम तक चले तो पैरों पे आ गई, पर ऐसा रोज हो रहा है और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है, पर अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट कॉज है। ओके, एक हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा जी, मेरे को ब्लड प्रेशर के हार्ट की वजह से 8 साल से एक टिनोरमैन टैबलेट ले जा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर की गोली अगर आप ले रहे हैं और वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ आप नमक कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, एक्सरसाइज कर रही हैं नहीं कर रही है, वॉकिंग कर रही हैं नहीं कर रही? मेरी आंखों में नीचे वो सूजन आ रही होती है, सूजन आ रही है। तो किसकी, आपकी मदर के? मेरी आंखों के आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो आपको अपने यस सॉरी टिनोरमैन 25 mg ले रहा हूँ। टिनोरमिन आप अपना लेते रहिए। ब्लड प्रेशर के साथ साथ किडनी की इवैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया कि यूरिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, ECG, शुगर, आंखों की जांच, ये सारे टेस्ट आपको साथ कराने आवश्यक हैं। जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर उसका क्या कारण है, वाकई किडनी फंक्शन डिटोरेट हुआ है या सिर्फ माइल्ड डिटोरेशन है जो कि पकड़ में नहीं आ रही।
कई बार क्या होता है, क्रेटिनिन आपकी 1.1 है पर किडनी फंक्शन सिर्फ 50% या 55% ही है, तो उन केस में ये परसेंटेज पता लगाने के लिए एक न्यूक्लियर स्कैन है जो कि अब दिल्ली में अवेलेबल है, कई हॉस्पिटल्स में है, मैक्स में है, हमारे हॉस्पिटल में DTPA स्कैन बोलते हैं इसे। तो इसमें एग्जैक्ट परसेंटेज की आपकी राइट किडनी कितना % काम कर रही है, लेफ्ट कितना % काम कर रही है, आप पता लगा सकते हैं। सर किडनी का एक जो आम समस्या है, या लोग बोलते हैं कि स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, वो क्या है? देखो, स्टोन जो होता है, नॉर्मल हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा जब एक्सेस में हो जाती है या सुपर सैचुरेशन की लेवल में चला जाता है तो उसको स्टोन बोलते हैं। पहले एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। तो किडनी में पत्थर है, तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काफी उनको पेन होता है। उनका वही सवाल है जो बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि किडनी में अगर स्टोन है तो वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर किसी भी एरिया में हो सकता है और उसके डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं। पेशाब में खून आ सकता है या पेशाब करते टाइम दर्द हो सकता है या रुकावट के सिम्टम्स आ सकते हैं कि जैसे पेशाब करने जा रहे हैं तो रुक रुक के पास हो रहा है, ये सारे स्टोन के सिम्टम्स हैं। और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है पेशेंट को, अगर वो किडनी स्टोन किडनी को डैमेज करने लगे, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। तो वो सारे सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कि किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन है और उस हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें साइज भी, स्टोन का साइज होता है? बिल्कुल, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, IVP करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करके आप स्टोन कहाँ पर है, किस साइज़ का है, क्या उससे रुकावटें हो रही हैं या नहीं हो रही, या उसने किडनी को डैमेज करना तो नहीं शुरू कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और आप जब आपके पास ये सारी रिपोर्टें होती हैं तब आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं जो कि आपको इसके बारे में बेस्ट बता सकता है कि उसका आगे क्या करना है। तो कितने साइज तक को दवा से दूर किया जा सकता है? फिर लेजर पद्धति है या अन्य मेथड जो हैं? स्टोन्स की अलग से कोई दवाई नहीं होती, ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी होता है वो सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं। पर अगर स्टोन छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर छोटा स्टोन है, तो उसमें आप पानी वगैरह अच्छे से खूब पीजिए। कैल्शियम का जहाँ तक सवाल आता है तो नॉर्मल कैल्शियम, लो भी नहीं लेना चाहिए, एक्सेस में भी नहीं लेना चाहिए। एक चंडीगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर, मेरी मम्मी को अस्थमा है और वो एलर्जी भी है उनको, प्रॉब्लम। अस्थमा है, एलर्जी है? अस्थमा है और एलर्जी है, यस सर। ओके। तो इसके लिए आपको बेसिकली किस चीज़ से उनको अस्थमा होता है, डस्ट से होता है या किसी और वजह से, उसका जानना, कई बार खाने के किसी पदार्थ से हो सकता है दमा का अटैक, तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पर किडनी के टेस्ट का अस्थमा से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ओके। हम एक बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल है डॉक्टर साहब कि हमारे गले में गिल्टी हो गया है। हाँ, हेलो जी, पूछिए पूछिए, सुन रहे हैं आप, सवाल पूछिए। जी, गले में गिल्टी हो गया और उसका हमने टेस्ट कराया और उसका हेमोपैथ दवा भी खाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। गले में गिल्टी और हो अभी गया तक है? दवा चल ही रहा है, उसका क्या इलाज हो सकता है आप बताइए। देखिए, गले में गिल्टी कई प्रकार की हो सकती है। क्या वो थायराइड की गिल्टी है, या जो खाने की फूड पाइप है उसकी गिल्टी है, या जो सांस की पाइप है उसकी गिल्टी है। तो ये आपका जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या उसके बारे में बेस्ट बता सकते हैं कि किस वजह से। पर ये किडनी की वजह से होना चांसेस इसकी कम हैं। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके उसकी जांच पड़ताल कराइए और उसका फिर देखिए, वही बेस्ट बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है। यार, वो बता रहे थे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट गिल्टी के लिए तो सक्सेसफुल नहीं है। तो आपको कराइए, लेकिन साथ में एलोपैथिक में भी जाकर अपना इन्वेस्टिगेशंस और चेकअप जरूरी हैं उसका कॉज जानने के लिए। पहले कॉज जान ले, उसके बाद जो ट्रीटमेंट कराना है वो कराएं। ठीक है।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किडनी के साइज के ऊपर। तो एक तो छोटा साइज, जैसे आपने बताया कि छोटा साइज हो, छोटा साइज़ का स्टोन है तो वो कई बार अगर उसकी पोजीशन सिंपल यूरेटर में ही है और वो या ब्लैडर में है तो पेशाब के जरिए वो निकल सकता है अगर आदमी पानी खूब पिए। वैसे भी कोई भी प्रकार का स्टोन है तो पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, कोई लगभग 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। किडनी के फंक्शंस नॉर्मल हैं तो और हार्ट के फंक्शन नॉर्मल हैं। कई बार ऐसे होता है कि ये मिथ भी जनरेट हो जाता है कि पानी खूब पियो, किडनी के पेशेंट है पानी खूब पियो, पर उसमें किडनी के फंक्शंस नॉर्मल होने ज़रूरी हैं। एक बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। एम्स में हमारा 5.5 महीना इलाज। जी, सवाल पूछिए। एम्स में हमारा 5.5 महीना इलाज हुआ। हमको अस्थमा है और ब्लड शुगर है। हमारा उम्र सो आपको अस्थमा है और ब्लड शुगर है। और हमारा एज 70 साल की है। 74 साल की उम्र है। हाँ, और 70 साल की है। LIC से सुबह शाम ठीक रहता है और बाय चांस 250 शुगर समय हो जाता है। देखो, अब जो मुझे समझ में आया है आपको शुगर की है प्रॉब्लम और आपकी एज भी 75 इयर्स है, तो आपको शुगर का कंट्रोल करना आवश्यक है, ब्लड प्रेशर का ध्यान भी रखना है और साथ ही साथ किडनी के फंक्शंस भी करा के रखने ज़रूरी हैं, जिसमें यूरिन टेस्ट, सिंपल एक यूरिन टेस्ट फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन एंड यूरिन फॉर प्रोटीन एंड साथ में एक यूरिया क्रेटिनिन। तो ये 3-4 सिंपल टेस्ट आप ज़रूर करा के रखिए और शुगर का कंट्रोल साथ में रखिए अपने। पहले तो इन्वेस्टिगेशन, सब लोग का सलाह है कि इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं, उसके बाद स्क्रीनिंग आपकी इन्वेस्टिगेशन से ही होएगी। अगर आपने स्क्रीन करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है या नहीं। आप मेरे साथ बैठे हैं कि आपकी 2 किडनीज हैं। आर यू श्योर कि आपकी 2 किडनीज हैं? ये कहना भी किसी भी आदमी के लिए मुश्किल है अगर उसने अल्ट्रासाउंड करा के नहीं देखा हुआ। ये जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो उसके बाद ही मेडिसिन, सही मेडिसिन क्या है इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वो साइज वाला हम लोग की बात पूरी नहीं हुई। साइज कितने से बड़ा कितना साइज होना चाहिए? अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग, किडनी में अगर ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से पे ये वेरी करता है, तो उसमें साइज भी पोजीशन के हिसाब से वेरी करता है। ओके। बिहार से एक और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ऐसा है जो 6 महीना होता है ना, होता है तो 10 दिन कंटिन्यू ब्लीडिंग होना शुरू होता है और दाया हाथ में जो है तो झिनझिनाहट होती रहती है और आँख का रोशनी भी बहुत कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में शायद बात कर रहे हैं आप। दाया हाथ में झुंझुनाहट होती है दाहिने हाथ में। तो ब्लड प्रेशर का जब कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता तो उसमें ये सिम्टम्स आ सकते हैं कि आंखों से देखने में तकलीफ, झुंझुनाहट, पर साथ ही साथ आपको नर्व्स पे जो असर आ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉज डायबिटीज़ है। कि आपने शुगर की जांच करा रखी है कि कहीं शुगर पे फ़र्क तो नहीं आ रहा, शुगर बढ़ तो नहीं रही, और क्रेटिनिन यूरिया करा के देखना ज़रूरी है कि कहीं ये यूरिया क्रेटिनिन की बढ़ने की वजह से तो नहीं हो रहा आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहा हो। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक है तो देन यू नीड टू मीट आपको एक हाइपरटेंशन के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए जो कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये जो किडनी के स्टोन का बीमारी है उसका कारण क्या है? स्टोन बनने का कारण स्टोन कई कारणों से होता है। हमारी अपनी डाइट में हमारे कई लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस शुरू कर देते हैं। जैसे कोई मीट कहीं एक्सेस हो रहा है या यूरिक एसिड की चीज़ों का एक्सेस हो रहा है या कोई पर्टिकुलर चीज़ डाइट में कैल्शियम का ही एक्सेस हो रहा है या पानी में कि हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा जा रहा है कि जो इतने मिनरल्स लेके जा रहा है वो किडनी सहन नहीं कर पा रही और वो बाहर फिल्टर आउट नहीं कर पा रही उन मिनरल्स को, उस वजह से किडनी में स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, बॉडी कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्ट्रेस लेवल है, कितना आप प्लेन पानी पीते हैं कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है किडनी में। क्योंकि जैसे आप एक गिलास में 1 चम्मच चीनी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोलें और चौथाई गिलास पानी में, अगर चौथाई गिलास पानी है उसमें चीनी का मीठापन ज़्यादा महसूस होगा। तो इसलिए अगर कम पानी पी रहे हैं तो उतने ही मिनरल्स उसमें सैचुरेट या सुपर सैचुरेट करके स्टोन्स फॉर्म करते हैं।
एक उड़ीसा से हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। तबीयत भी ठीक नहीं रहता है और ये हेड का जो दिमाग थोड़ा भी काम नहीं करता है थोड़ा बहुत, और आँख थोड़ा अप डाउन होता है और वो नाक की तरफ सू आवाज आता है। फिर से आप सवाल पूछिए। सर यस, सर सवाल मेरा पूछिए। नाक की तरफ निश्वास प्रश्वास करने का टाइम में थोड़ा तकलीफ होता है। कहाँ तकलीफ और होता आँख है? थोड़ा ये अप डाउन ज्यादा होता है। फेवरिश होता है और सर अप डाउन होता है, यही है सवाल। आँखों तो आपको इसमें जांच करनी पड़ेगी कि कहीं कोई सिंपल कोई ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी तो नहीं है जिसमें आपका शरीर टूटा टूटा रहता हो। और अगर सर अप डाउन हो रहा है तो कई बार कोई नर्व्स की, ब्रेन में नर्व्स की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या कोई और नसों की प्रॉब्लम या शुगर, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए आपका फैमिली डॉक्टर या जो भी नियरेस्ट फिजिशियन है वो आपको बेस्ट गाइड कर सकता है। यू नीड टू हैव अ फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट। ओके, ये जो इस तरह के केस आते हैं तो इसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन या एक रूटीन चेकअप, उसके बारे में भी लोगों की गलतफहमियां रहती हैं। एक रूटीन चेकअप क्या क्या होना चाहिए जो छोटे जगहों पे है जहां और स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं है, तो एक मिनिमम चीज़ जाके लोग अपना चेकअप करवाएं, उससे जानकारी हासिल करें कि ये चीज़ कराने से ठीक रहेगा। अगर हम किसी छोटी जगह पे बैठे हैं और हमें किसी पेशेंट में, किसी आदमी में किडनी की बीमारी का शक महसूस होता है, तो पहले एक जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो कि हर मेडिकल कॉलेज में और हर एमबीबीएस और हर एमडी को सिखाया जाता है कि उसका पल्स लेना, ब्लड प्रेशर लेना, पैरों में देखना उसका सूजन है या नहीं, उसका वज़न कितना है, आँखों में अनीमिया है या नहीं, छाती में कोई लिम्फेडिनोपैथी या लिम्फ ग्लैंड एक्जिला में या गर्दन में है या नहीं, कोई जॉन्डिस तो नहीं है। ये सारे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट होते हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिकली बीपी अगर ज़्यादा मिलता है तो दोनों हाथों में बीपी चेक करना, और ज़रूरत पड़े तो लेग्स का बीपी चेक करना भी पड़ सकता है अगर इनइक्वालिटी मिले ब्लड प्रेशर में। तो ये सारा फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी पेशेंट का प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है, किडनीज़ की इवैल्यूएशन, किडनी का चेकअप हाथ से आपने देखा या लिवर का चेकअप हाथ लगा के देखा, तो सब कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक पता चलता है। एक अम्बाला से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को पेशाब जो है ना, मतलब आता है थोड़ा जल्दी जल्दी। पेशाब तुरंत आता है? हाँ, नहीं तुरंत तो नहीं आता है, मतलब दिन में कई बार आ जाता है। मतलब पानी तो वैसे मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, लेकिन आता है मतलब पेशाब फिर भी, और जब आता है तो रोक नहीं पाता, मतलब जल्दी करना पड़ता है। ओके, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 52 ईयर है। 52। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। कई बार प्रोस्टेट के चेंजेस रिलेटिवली अर्ली एज पर डेवलप होने शुरू हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कॉज। दूसरा, शुगर्स का आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। तीसरा, आपको किडनी में यूरिन एग्जामिनेशन एंड यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी का चेक करना ज़रूरी है। और चौथा, एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करके आप देख सकते हैं कि आपके पेशाब की थैली पे कोई असर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई यूरिन में कोई कल्चर्स में या यूरिन रूटीन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सिंपल टेस्टों से ही आपका पता चल सकता है। एक और सवाल है, छत्तीसगढ़ से एक सवाल है उनका। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सर, वो मेरा अस्थमा वाला उनको थोड़ा समय है और उनकी एलर्जी, मतलब उनके एलर्जी के लेवल बढ़ता है, मतलब एलर्जी बढ़ता है, अचानक उनका सांस फूलने लगता है, कभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछें। जी, फिर से सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे। एक फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था यूरिन टेस्ट, यूरिन में रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन में प्रोटीन की जांच और यूरिया क्रिएटिनिन, ये 3 सिंपल टेस्ट आप और साथ में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर की जांच कर ली। तो ये 3-4 सिंपल टेस्ट आपको बता सकते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है या नहीं। और ये मैं नहीं मान सकता कि हर जगह अवेलेबल ना हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम हो कि लैब्स में वेरिएबिलिटी होगी,
पर आप एक अच्छी लैब से, जो भी आपके एरिया में मानी हुई लैब है, वहाँ पर आप ये टेस्ट कराएं और आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जो किडनी के मरीज हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है जिसको डायलिसिस शुरू हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उनको किस तरह के एक दिनचर्या फॉलो करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट को लेकर भी काफ़ी उन लोगों को वहाँ पर रहता है कि हम डायलिसिस कराएं, रोक दें, जब परेशान हो जाते हैं कि नहीं बहुत दिन 6 महीने से लगातार करा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो रोक दें, तो इस तरह के उनके लिए आपका क्या सलाह है? उसके साथ आज का कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे। देखो, जो किडनी फेलियर हो गया और हमने बता दिया है कि उसका किडनी एंड स्टेज रीनल फेलियर है, यानी कि अब वो रिकवर नहीं हो सकती और उसने लाइफ लॉन्ग डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट पे रहना है। अगर उसकी फैमिली में कोई डोनर है तो मैं सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली, अगर उसकी बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है और डोनर के साथ मैचिंग अच्छी है, एज वगैरह सब ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए। अगर उसने डायलिसिस पे रहने का विचार बनाया है तो डायलिसिस दोनों प्रकार के, CAPD वर्सेस हीमो, अब इंडिया में दोनों प्रकार के अवेलेबल हैं और अ गुड हीमोडायलिसिस कैन टेक अ पेशेंट थ्रू लॉन्गर ड्यूरेशन 20 to 30 ईयर्स, और वो अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करे, 3 times a week कराए। इनएडिक्वेट डायलिसिस या 4 घंटे से कम जो कराते हैं उसमें सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, तो 4 घंटे हफ्ते में 3 बार कराएं। एक और सवाल है उनका, बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर मेरी उम्र 36 साल की है। हाँ। मेरे आँख के नीचे बहुत ही झुर्रियाँ पड़ गई है और मेरे बाल बहुत ही झड़ते हैं। कितनी एज आपने बताई? 37। सो यू आर रिलेटिवली यंग, आपकी एज यंग है और ये प्रॉब्लम कई बार किडनी की वजह से भी हो सकती है, या जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलाइटिस डिसऑर्डर्स या इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिसऑर्डर्स, जैसे ल्यूपस है या और कोई इस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो इसके लिए आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन अपने फिजिशियन से करवाएं और कुछ टेस्ट हैं जैसे ANA, DS-DNA, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर की एग्जामिनेशन, ये सब टेस्ट करा के आप इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। ओके, सो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देंगे, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा है, तो हम लोग का समय ख़त्म हो रहा है। सो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर से आपको यह समझने में काफ़ी अहम भूमिका साबित करे कि किडनी के क्या रोग हैं, उसका निदान क्या हो और किस तरह से हम समझ पाएँ कि आखिर हमारा किडनी स्वस्थ है कि नहीं और आगे आने वाली जो कठिनाई है उसको भी कैसे दूर किया जा सकता है। सो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को हम विराम देते हैं, यह कहते हुए कि यह कार्यक्रम सिर्फ आपको जानकारी पहुंचाना था, न कि इलाज करना। आप इलाज करने से पहले ज़रूर अपने निजी चिकित्सक से मिलें और पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डायग्नोज करते हैं उन्हीं को फॉलो करें। तो इसके साथ आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर अंकुर गुप्ता को भी धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छी तरह से किडनी के रोग और उसके निदान के बारे में हम लोग को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।